आर्याश उसके फोरहेड पर अपने एक उंगली से पॉइंट करते हुए कहते हैं, स्टूपिड हो तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि हमारे देश की लड़कियां हमारे लड़कों से बहुत ज़्यादा लेवल पर ऊपर है। इवन हम उनकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। आशी जैसे ही सुनती है उसके कान एकदम से खड़े हो जाते हैं और उसे पहले तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। वो 2 बार अपनी पलकें झपका कर आर्यांश को देखते हुए उनकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहती है, अच्छा ऐसा होता है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जैसे टिपिकल मर्दों का दिमाग इतना शुद्ध और अच्छा कैसे हो गया। एक्टिंग कर रहे ना मेरे सामने। आर्यांश जो कहते हैं, इसमें एक्टिंग करने वाली कोई बात ही नहीं है, हर चीज़ में देख लो। लड़कियां मल्टीटास्किंग होती है। इवन रिसर्च के हिसाब से देखा गया है कि लड़कियों के पास ब्रेन सेल्स ज़्यादा होते हैं लड़कों की कंपैरिजन में। वो घर भी संभाल लेती हैं, बच्चों को भी संभाल लेती हैं, खाना भी बना लेती हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ की मैनेजमेंट अच्छे से कर लेती हैं। वो बाहर भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं। इस पूरी दुनिया के क्रिएशन में उन्हीं का तो हाथ होता है। अपने पेट में 9 महीने एक बच्चे पालना कोई मामूली बात होती है। अपना ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं। सफाई से लेकर लड़ाई तक हर चीज़ आती है उन्हें। आर्यांश की इन सारी बातों को सुन करके आशी का दिल जो अब धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया था और आशी का दिमाग भी अब आशी को परमिशन देते हुए कहता है, आशी वैसे सच बता रही हूँ, आज तक कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ मैं पिघल गई यार। मेरा सारा सिग्मा वाला फीमेल ना निकल गया है, कहीं बाहर भाग गया है। ये इतने अच्छे हैं, ओह माय गॉड। आर्यांश आगे कहते हैं, अगर लड़कियों को हम लड़के मौका देने लगे ना तो हम लड़कों की तो लड़कियों को ज़रूरत ही ना महसूस हो और फिर लड़कियां हम लोग को डोमिनेट करना शुरू कर दें। इसीलिए सारे लड़कियों को ये बता दिया गया कि आपका काम घर संभालना होता है, क्योंकि अगर लड़कियां बाहर निकलना शुरू कर दी तो हम लड़कों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। फिर वही वाली बात हो जाएगी, ना घर के ना खाट के। आशी जो हंसते हुए कहती है, वाओ, अब ये सोचते हैं लड़कियों के बारे में। आर्यांश ने पहली बार आशी को इस तरह खुलकर हंसता हुआ देखा था। उसके चेहरे पर आज ये स्माइल उसके दिल से आई थी, जिसे देखकर आर्यांश अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मारने का इरादा इतना जल्दी। आशी जो कहती है, अरे मैंने क्या किया, मैं तो बस तारीफ कर रही थी आपकी। आर्यांश जो कहते हैं, तुम्हारी हंसी बहुत ही ज्यादा किलर है, प्लीज मत हंसा करो। आशी जो कहती है, क्यों, मेरे हंसने से चाकू बाहर निकल रहा है और आपके दिल पर खंजर घोंप रहे हैं, हाँ? आर्यांश कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी स्माइल अब मेरे दिल को अपने पास बुला रही है और मेरा दिल कर रहा है कि वो खुद ही आपके पास चला जाए। अगर इसी तरह से बार बार हंसती रही ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। आशी जो कहती है, अच्छा और क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आर्यांश जो अपने हाथों को आशी के कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच कर लाते हैं और कहते हैं, मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें, कभी भी नहीं जाने दूंगा अपने आप से दूर। आशी जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि मुझे खुद नहीं जाना आपसे दूर तो? आर्यांश जिसका एक हाथ उसके कमर पर था और एक हाथ वह उसके पीठ पर रखते हैं और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, मैं यही तो चाहता हूँ, तुम जाओ ही मत मुझसे दूर, हमेशा इसी तरह मेरे सामने मेरे पास खड़ी रहो। और वहीं आर्यांश जो खुद से कहते हैं, शायज़ादा कहीं आप भूल तो नहीं गए कि इसी लड़की की वजह से आपकी पार्टी की कितनी इंसल्ट हुई थी। सब लोगों ने कितना ट्रोल किया था मेरी पार्टी को। अगर उस पार्टी में मैं नहीं होता तो वो पार्टी कभी इलेक्शन भी जीत नहीं पाती। और यही सब सोचते सोचते आर्यांश को गुस्सा आ रहा था और वो लगातार आशी पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। वहीं आशी जो हल्का सा कराते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, इतना जोर से क्या दबा रहे हैं? आर्यांश एकदम से अपने कॉन्शियस में आते हैं और आशी को तुरंत ही छोड़ते हुए कहते हैं, ओह कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? आशी जो कहती है, ऐसे कौन हक करता है, प्यार से गले लगाना नहीं आता आपको? आर्यांश जो कहते हैं, तुम्हें आता है, तुम लगा लो। आशी जो कहती है, नहीं मुझे नहीं लगाना, अब मैं चलती हूँ। आर्यांश भी अब उसे रोकते नहीं और कहते हैं, निकलो तुम, और हाँ घर पहुँच करके मुझे कॉल ज़रूर कर देना। आशी जो कहती है, हाँ हाँ कर दूँगी। वहीं आर्यांश जो आशी को जाता हुआ देख रहे थे
वो तब तक आशी को देखते रहते हैं जब तक उनकी आंखों से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई थी। जैसे ही आशी उनकी आंखों से ओझल होती है, आर्यांश तुरंत ही शीशे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, कम ऑन आर्यांश, कहीं आप उनके प्यार में सच में तो नहीं पड़ने लगे? आपको पता है ना, आपको सिर्फ उन्हें अपनी बीवी बनाना है ताकि उनकी ये जो परिंदों की तरह उड़ने की चाहत है ना, उसे आप हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें और उनके पर काट सकें, उन्हें याद दिला सके कि वो एक नॉर्मल इंसान है, कहीं की शहजादी नहीं है। जितना टशन और जितना एटीट्यूड इस लड़की के अंदर है, उसे पूरी तरह से निचोड़ कर ख़त्म कर देना है आपको। बस एक बार तुम मेरी बनो तो आशी, उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी का क्या करता हूँ तुम खुद ही सोच में पड़ जाओगी। इतना प्यार से रखूँगा तुम्हें कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, और तुम्हारे पूरे ब्रेन को वॉश करके तुम्हारे उस अश्वनी राठौर के रूप से तुम्हें अपनी आशी बना लूँगा, अपनी प्यारी आशी। वहीं दूसरी तरफ आशी जो नीचे आ गई थी, वहीं स्टाफ भी आशी को बुलाते हुए कहती है, मैम वो लड़की आपसे मिलना चाहती है, थोड़ा घबरा रही है। सुशीला जी जो उस स्टाफ को देखकर कहती हैं, अरे उसे चैन से बैठने तो दो कम से कम, बेचारी अभी तो आई थी आर्यांश के रूम से, बेटा तुम ठीक तो हो ना? आशी जो सुशीला जी की बात समझ नहीं पाती, मगर आए हुए वहाँ पर सारे गेस्ट बैठे बैठे ही हंसना शुरू कर देते हैं। आशी जो उन सबको देखकर एक अजीब सी स्माइल पास करती है और वो भी हल्का सा हंसते हुए उसे स्टाफ के साथ जाने लगती है। आशी जो मन में कहती है, ये क्या बात करके हंसे जा रहे थे, और मतलब क्या था उनका ये कहने का कि मैं, एक मिनट, क्या बोल रही थी वो, मैं ठीक तो हूँ? उन्हें क्या लग रहा था कि आर्यांशी ने मेरे साथ, हाँ यहाँ पर तो सब डबल मीनिंग वाली बात करते हैं, दादी जी भी। वो यही सोचते सोचते स्टाफ के साथ एक रूम में आ जाती है जहाँ पर वही लड़की बैठी हुई थी। आशी जो पहले तो उस लड़की को देखकर एकदम से पहचान ही नहीं पाती कि आखिर है कौन। आशी जो उसे देखकर कहती है, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। वहीं वो लड़की जो आशी को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू दी, आपकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई, मुझे तो लगा था कि मैं पूरी ज़िंदगी वहीं पर बिताऊंगी। आशी जो उसके गाल पर अपने हाथ को रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता था, भगवान पर विश्वास है ना तुम्हें, वो सब अच्छा करते हैं, और वैसे भी तुम अब स्ट्रांग बनोगी, अब तुम्हें अबला नारी बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो लड़की जो कहती है, पर दी आप मेरे पास ही रहोगे ना, मुझे और किसी के साथ नहीं रहना। आशी जो कहती है, तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार देने वाले हैं, इवन मुझसे भी ज़्यादा। मैं तुम्हें अपने साथ रखना तो चाहती हूँ मगर मैं नहीं रख सकती, क्योंकि तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो शायद तुम सेफ ना रह पाओ। लेकिन यहाँ पर देखो, पूरे गार्ड्स, पूरी सिक्योरिटी है यहाँ पर, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और फिर सबसे ज़्यादा मैटर पता है क्या करता है, कि यहाँ पर आर्यांश जी हैं और वो तो तुम्हें सच में कुछ नहीं होने देंगे, परेशान मत होना। हाँ, वहीं वो लड़की जो कहती है, पर दी अब चले जाओगे मतलब? आशी जो कहती है, मुझे जाना होगा लेकिन हम फ़ोन पर बात करते रहेंगे। हाँ, वो लड़की जो कहती है, ओके मैं यहीं पर बैठी रहूँगी, फिर मुझे बाहर नहीं जाना। आशी जो कहती है, अरे बाहर कैसे नहीं जाना, मैं तो यही बोलने वाली थी कि चलो बाहर तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, आ जाओ। और ये बोल करके वो उसका हाथ पकड़ती है और ज़बरदस्ती उसे हॉल में ले जाने लगती है। वहीं वो लड़की को चलने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से आशी धीरे धीरे ही चलकर हॉल एरिया में आ जाती है। हॉल एरिया में बैठे हुए सारे आर्यांश के फैमिली रिलेटिव्स जो उसे देखकर कहते हैं, अरे ये तो बहुत प्यारी लग रही है। जैसे निर्मला जी बोलती हैं, वो लड़की हल्का सा स्माइल करती है। वहीं आशी भी उसे देखकर कहती है, चलो अब सबको अपना नाम बताओ। वो लड़की जो सबको देखकर कहती है, हेलो मेरा नाम सोनी है। वो लड़की ने इतना धीरे बोला था कि सारे लोगों के कानों में तो बात पहुंचती नहीं। वहीं सुशीला जी जो कहती हैं, बेटा मेरे कान थोड़े खराब हैं, अब बूढ़ी हो रही हूँ ना मैं, थोड़ा तेज बोलोगी ताकि मैं भी सुन पाऊँ तुम्हारी आवाज़। और ये बोल करके वो अपने कान को उसी की तरफ करने लगती हैं। सोनी जो हल्का सा मुस्कुराती है और फिर कहती है, मेरा नाम सोनी है। सारे लोग जो कहते हैं, वाह कितना अच्छा नाम है। आर्यांश की चाची भी उसे अपने पास बुलाते हुए कहती हैं, इधर आओ बेटा,
लेकिन जैसे ही वो देखती हैं कि वो ठीक से चल नहीं पा रही, तो आर्याश की चाची खुद ही उसके सामने आते हुए कहती हैं, क्या हुआ, आपको चलने में दिक्कत है? सोनी जो कहती है, हाँ वो चोट लग गई थी। आशी को भी यही लग रहा था कि कहीं सोनी गलती से अपनी फैमिली के बारे में यहाँ पर बताना न शुरू कर दे, क्योंकि आर्याश ने अभी थोड़ी देर पहले ही सबसे झूठ बोला था कि ये लड़की उन्हें रोड पर मिली है। निर्मला जी भी उसे देखकर कहती हैं, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको पता है पिया आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वहीं सोनी जो धीरे से कहती है, पिया कौन है? सुशीला जी जो उसे अपने बगल में बैठाते हुए कहती हैं, इधर आओ बैठो तब बताते हैं। और फिर उसे बैठाकर कहती हैं, पिया तुम्हारी होने वाली बहुत ही अच्छी दोस्त होगी और वो तुम्हारी उम्र की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी सी। सोनी जो कहती है, अच्छा मेरी उम्र की है, वाह फिर तो हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। और ये बोलकर वो हल्का सा स्माइल करने लगती है। वहीं आशी जो सबको देखकर कहती है, अच्छा तो मैं चलती हूँ, आप लोग बस इस बच्चे का ख्याल रखिएगा, मुझे देर हो रही है। सुशीला जी जो कहती हैं, बहू हो इस घर की, इस तरह से आई और इसी तरह से जा रही हो, खाली हाथ इस तरह से घर नहीं जाना होता बेटा। और फिर वो निर्मला जी को देखकर कुछ इशारा करती हैं। निर्मला जी भी अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, जी अभी हम लाते हैं। वहीं निर्मला जी अपने रूम से बाहर आती हैं और उनके हाथ में कुछ था। आशी पहले तो देख नहीं पाती, लेकिन जैसे निर्मला जिसके ठीक सामने आती हैं, आशी जो देखती है कि उनके हाथ में इस वक्त एक रेड बॉक्स है, जो कि कहीं ना कहीं ज्वेलरी का बॉक्स लग रहा है। आशी जो एकदम से अपने हाथ को पीछे करते हुए कहती है, ये क्या है? निर्मला जी जो कहती हैं, इस तरह से पूछते नहीं और टोकते नहीं, और हाँ मना तो कर मत देना तुम। आशी जो कहती है, पर इसमें है क्या और ये मुझे क्यों दे रही हैं? सुशीला जी जो कहती हैं, परसों तुम्हारी हल्दी है ना, उसका दिन फिक्स हो गया है और शादी की डेट भी निकल गई है, सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से होने वाला है। और वैसे भी अब तो तुम इस घर में तभी आओगी जब दुल्हन बन जाओगी, तो इसीलिए आज तुम खाली हाथ नहीं आ जा सकती, ये हमारे घर की परंपरा होती है, बहू कभी भी अपने घर से खाली हाथ वापस नहीं जाती अपने मायके, तो चलो फटाफट से ले लो। आशी जो कहती है, पर अभी मैं बहू बनी नहीं हूँ। आशी के दिल में कहीं ना कहीं अभी भी ये बात थी कि उसे किसी भी हालत में ये शादी नहीं करनी है, क्योंकि उसका वो बदमाश औरा यहाँ पर आकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसका फ्रीडम चला जाएगा और उसकी ज़िंदगी में जो भी सपने थे वो भी चूर चूर हो जाएंगे, जिसको आशी कभी भी ख़राब नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन फिर से सुशीला जी जो कहती हैं, अच्छा तो तुम नहीं लोगी, एक काम करो निर्मला, ज़रा इसके हाथों में पहना दो तो वो कंगन। सुशीला जी की बात सुनकर निर्मला जी भी कहती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी, इनके तो हाथों में ही पहनाना पड़ेगा तब इन्हें समझ में आएगा। आशी जो कहती है, नहीं नहीं हाथ में मत पहनाइए, मैं इसे रख लेती हूँ। निर्मला जी जो कहती हैं, चुप रहो, हाथ में पहनो इसे। वहीं जैसे ही उसका हाथ अपने हाथ में लेती हैं, उसके हाथों से इतने लोगों को पंच पड़ा था, जिसकी वजह से उसके हाथों से थोड़ी बहुत खून भी आ रहे थे, जिसे देखकर निर्मला जी एकदम से घबराते हुए कहती हैं, अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने हाथ का, इतने प्यारे हाथ है तुम्हारे, उस पर ये खून, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी से कुश्ती लड़ कर के आई हो। आशी जो एकदम से घबराते हुए तुरंत ही उनके हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए कहती है, जी वो मैं मिशन पर गई थी ना। निर्मला जी जो कहती हैं, कौन सा ऐसा मिशन था? आशी जो कहती है, अरे वो बस ऐसे ही मजाक वाला मिशन था, वो सीरियस वाली बात नहीं कर रही थी मैं, ऐसे ही बस वो पंचिंग खेल रहे थे हम लोग, तो इसी वजह से। निर्मला जी, सुशीला जी और वहीं आर्यांश की चाची तीनों लोग इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं। सोनी के भी मुंह पर हल्की सी स्माइल तो आई थी, मगर उसे तो सच पता था। वहीं आशी जो उसे देखकर एकदम से अपने होठ पर इशारों में ही उंगली रखते हुए कहती है, कुछ मत बताना। उसने ये बोला तो नहीं था, मगर उसका इशारा सोनी के लिए काफ़ी था। वैसे तो सोनी का दिमाग बहुत ही स्मार्ट था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही समझकर अपनी पलक झपका देती है। निर्मला जी जो कहती हैं, एक काम करो, सुनो, और वो अपने स्टाफ से कहती हैं, ज़रा जाकर के फर्स्ट एड बॉक्स लेकर तो आओ, बेचारी इसके हाथ कितने छिल गए और इसे कोई खबर ही नहीं है, ना चूं चा कर रही है, ना दर्द में करा रही है, ना रो रही है। आशी जो मन में कहती है, इतनी सी भी तो चोट नहीं लगी, रोना क्या इसमें, मुझे क्या आसान लड़की समझ रखा है।
मैं तो इससे ज़्यादा भी हाथ वाथ फोड़ करके आ चुकी हूँ, लेकिन रोई तो कभी नहीं हूँ। आशी जिसे लगता है कि अगर ये थोड़ी देर यहाँ पर और बैठ गई तो बस उसका तो यहाँ पर दम घुट जाएगा, जिसकी वजह से वो निर्मला जी के हाथ से वो रेड बॉक्स लेते हुए कहती है, मैं इसे लेती जाऊँगी, आप परेशान मत होइए, और फर्स्ट एड लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाऊँगी ना घर पे तो मम्मी लगा देंगी, आप लोग परेशान मत होइए, मैं चलती हूँ। और ये बोल करके वो एकदम से वहाँ से भागने लगती है। वहीं आशी तुरंत ही वहां से बाहर निकलती है तो सारे गार्ड्स उन्हें घेरते हुए कहते हैं, मैम आइए, हम आपको गाड़ी से छोड़ देते हैं। आशी तुरंत ही अपना सिर नाम मिलाते हुए कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन आर्यांश का ये ऑर्डर था, जिसकी वजह से उनके बॉडी गार्ड्स को तो ये मानना ही था। वो सब बॉडी गार्ड्स तुरंत ही आशी को मना करते हुए कहते हैं, सॉरी मैम, पर आपको गाड़ी से ही जाना है। आशी जो कहती है, अरे क्या अजीब मुसीबत है, मुझे नहीं जाना है गाड़ी से, ऑटो से चली जाऊंगी ना। और ये बोलते बोलते जैसे ही उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है, वो देखती है कि बालकनी से इस वक्त आर्यांश उसे घूर कर देख रहे हैं। आशी एकदम से अपने डिसीजन को पलटते हुए कहती है, हाँ हाँ चलो चलो, तुम ही लोग छोड़ दो भाई, पता चले कि अगर वो आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। और ये बोल करके वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। वही आर्यांश उसे जाता हुआ देख कर कहते हैं, जल्द आपको बीवी बनाऊंगा मैं, बहुत जल्द आप इस घर में वापस आएंगी, मिसेस अश्विनी रायजादा बन करके। और वहीं आशी जो गाड़ी में बैठे हुए कहती है, किसी भी हालत में इस घर में अब इसके बाद वापस नहीं आना है मुझे, कहीं ना कहीं या तो भाग जाना है या तो फिर बच कर के निकल जाना है। और मेरा दिल तो स्टूपिड है, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है, बस मुझे अच्छे लग रहे हैं इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि कहीं मैं उनसे शादी ना कर लूँ। लेकिन नहीं आशी, नहीं, किसी भी हालत में तुझे इनके जाल में नहीं फंसना। पहले लड़के जाल में फंसाते हैं और फिर जो मन चाहे वो कराते हैं। याद रखना, तू बाकी लड़कियों की तरह बेवकूफ़ नहीं है। बात समझ आ गई ना तुझे? आइए जानते हैं आखिर कौन जीतने वाला था ये बाजी। क्या आर्यांश रायजादा कर पाएंगे अपने डिसीजन को पूरा, या फिर आशी भाग निकलेगी उनके हाथों से? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए पोस्ट में आरक्षित मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।